हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूलिंग द कंट्री साइड। ये क्लास 8 का बुक है ये, बट आप 6 या 7 में या 9 में भी है तो आपको ये काम है। ओके, तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है रूलिंग द कंट्री साइड, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। मतलब उन लोग का जो पॉलिसी था ब्रिटिश के द्वारा जो उन लोगों ने लाया था उसके बारे में है। तो उन्होंने इसमें 3 पॉलिसीज़ लाई थी। एक था परमानेंट सेटलमेंट एंड सेकंड था रियोतवारी सिस्टम एंड थर्ड था महालवरी सिस्टम। जो परमानेंट सेटलमेंट था वो लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा बंगाल में 1793 में आया था एंड जो रियोतवारी सिस्टम था वो थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में 1833 में आया था। एंड जो महालवरी सिस्टम था वो विलियम बेंटिंग के द्वारा नॉर्थर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस में आया था। मतलब ये जो 3 मेजर पॉलिसीज़ थे वो ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे, जो लैंड को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट। जो परमानेंट सेटलमेंट आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इन्होंने ही जो उनका जो परमानेंट सेटलमेंट था वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। इट वॉज ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1793। ये 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शो किया गया था कि कैसे काम करेगा। इस बाय द टर्म्स ऑफ दिस सेटलमेंट द राजा एंड द तौलकदार वे रिकॉग्नाइज एज द जमींदार। जो राजा थे और तौलकदार थे वहाँ उस समय के, वो जमींदार की तरह वो जमींदार बन गए थे। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट। उन लोग को कहा गया था कि आप रेंट लीजिए जो भी खेती कर रहे हैं एंड पे द रेवेन्यू टू द कंपनी, और कुछ हिस्सा रख कर सारा कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिक्स किया था कि आप जो तौलकदार से और राजा से जिसको ज़मींदार हम लोगों ने बनाया है, तो उन लोग को कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगा और बाकी सारा आप उनसे कलेक्ट करके हमको दे दिए। तो उसमें उसका एडवांटेज बताता हूँ मैं कि उसमें क्या एडवांटेजेस मिला कंपनी को। ये बहुत एक लॉयल क्लास कर दिया ज़मींदार को कंपनी के लिए, क्योंकि जो ज़मींदार थे उन लोग के लिए बहुत इसमें फ़ायदा था और ज़मींदार की बहुत उसमें फ़ायदा था, तो उसमें कंपनी का भी बहुत फ़ायदा हो गया क्योंकि उनको थोड़ा ही से अमाउंट कुछ देना है। द कंपनी वॉज एश्योर्ड ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड इवन अंडर टाई एडवर्स कंडीशन। द कंपनी तब भी एक नियमित ही पैसा लेता था जब उसका खेती बर्बाद हो या कुछ खराबी हो जाए। द कंपनी वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू वेस्ट मच टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। कंपनी वाला बहुत चालाक था, उन लोग सोचा था कि हम लोग अपना टाइम और ह्यूमन जो आदमी लोग को नहीं उसमें लगाएंगे, हम लोग दूसरे ही आदमी से करवा देंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे, तो उन लोग को उसमें कोई घाटा नहीं हो रहा था, उसमें उन लोग को उल्टा फ़ायदा ही हो रहा था कि उन लोग से मैं पैसा दे दूंगा थोड़ा सा 10% या 12%, और बाकी सारा पैसा मेरे पास आना है, तो उससे मेरा ही फ़ायदा है। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑन द पीजेंट्स। फिर इसके बाद इफ़ेक्ट हुआ जो पीजेंट्स है जो बेचते थे उस पर, जो उगाते थे उस पर। Since the permanent settlement made जमींदार्स owners of the land, peasants were left at their mercy। ये परमानेंट सेटलमेंट बना तो जमींदार्स बन गए ओनर लैंड के, तो जो उगाते थे खाद्य पदार्थ तो उन लोग को अपना सारा चीज़ खो बैठे, उन लोग के पास कुछ हाथ में नहीं था। द पीजेंट्स हैड नो राइट ओवर लैंड एंड कुड बी किक्ड आउट एनी टाइम। जो पीजेंट्स है उन लोग के पास कोई राइट ही नहीं था कि वो अपने लैंड को ओन कर सकते हैं और किसी को बाहर कर सके। वो किसी से भी इस समय जो जमींदार से उसके द्वारा बाहर कर दिए जा सकते हैं। जमींदार गोट एर्बिट्री पावर्स टू इजेक्ट द कल्टिवेटर और फॉरफिट द एग्रीकल्चर स्टॉक फॉर नॉन पेमेंट। जमींदार के पास पावर, एक अलग पावर मिल गया, जो कल्टिवेटर जो खेती करते हैं और एग्रीकल्चर स्टॉक बिना पैसे ना दे। द जमींदार्स डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड एंड ओनली विद इन मेकिंग देयर ओन प्रॉफिट। जमींदार्स को कोई इच्छा नहीं था कि वो लैंड जो फार्मर्स लोग हैं उन लोग की मदद करें, लैंड को इम्प्रूव करें कोई किसी चीज़ से, बट उन लोग अपने ही बिजी थे क्योंकि अपना प्रॉफिट उन लोग देख रहे थे, उन लोग को दूसरे के प्रॉफिट से तो मतलब नहीं था। अब जो सेकंड सिस्टम है वो रोतवारी सिस्टम है। द रोतवारी सिस्टम वाज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो, अलाउड द गवर्नमेंट टू डील डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर। जो रोतवारी सिस्टम है वो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो, जो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं।
तो ये अलाउ किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा गवर्नमेंट टू डील डायरेक्टली विद कल्टिवेटर। ये किया गया था कि आप डायरेक्ट कल्टिवेटर से डील कर सकते हैं फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एंड गेम द पीजेंट फ्रीडम टू एक्वायर न्यू लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो गवर्नमेंट का डील था इसके द्वारा कि आप किसी भी रेवेन्यू कलेक्शन दे सकते हैं एंड पीजेंट्स जो गिव द पीजेंट फ्रीडम, आप पीजेंट्स को फ्रीडम दे सकते हैं कि आप वो नया लैंड लें और उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं, उसमें कोई चीज़ उगा सकते हैं। ठीक, अब इसका मेरिट और डिमेरिट्स भी, कोई भी सिस्टम का मेरिट एंड डिमेरिट्स बहुत होता है। मेरिट क्या था? द मेरिट्स बिकम द पीजेंट्स बिकम द ओनर्स ऑफ लैंड वे आर फ्री फ्रॉम एक्सप्लोनेशन बाय द जमींदार। जो उगाते थे उसमें क्या था तो उन लोग अपने मालिक बन गए और उन लोग का कोई दिक्कत नहीं था कि कोई उनको हटा सकता है। ऐसा परमानेंट सेटलमेंट में नहीं था, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट ओनर बन गए थे आपके ज़मींदार। द कंपनी गेंड फाइनेंशियली एज इट कुड इंक्रीज लैंड रेवेन्यू। उनके पास जैसे ही अपना लैंड आया तो उन लोग बढ़िया से खेती करना शुरू कर दिए और वो लोग फिनेंशियली उन लोग का जो बढ़ गया रेवेन्यू। डिमेरिट्स इसके भी बहुत, इसका तो ज़्यादा मेरिट्स है, डिमेरिट्स हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स रैंडमली मेजर्ड एंड एसेड जो एसेसेड। रेवेन्यू जो ऑफिसर्स थे वो कभी भी जाकर वो मतलब अगर आपका 2 एकड़ भी है तो 4 एकड़ भी बता सकते थे, उसमें उन लोग का मर्जी चलता था। टैक्स वेर ऑफन हायर देन द इनकम ऑफ फार्मर। उन लोग इतना टैक्स ही लगा देते थे जितना उनका उगा नहीं, मेरा 10,000 का बिका उन लोग 20,000 टैक्स लगा दे रहे थे। उन लोग का कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ही था। प्रॉपर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ लैंडलॉर्ड वाज नॉट डन। एक प्रॉपर कलेक्शन होता है कि जैसे कि मेरे 10,000 का बिका, मेरे को 1,000 देना टैक्स, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और कोई प्रॉपर कलेक्शन नहीं हो रहा था, कुछ भी कर सकते थे। प्रेसिस्टेंट ड्रॉट एंड फ्लड्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप। अगर आपका भूकंप या सूखा पड़ गया कभी तो आपका डिस्ट्रॉय हो गया क्रॉप, तो उसका कोई जिम्मेदार आप ही होंगे और आपको तब भी टैक्स भरना ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर जो थर्ड थिंग है महालवारी सिस्टम। द महालवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय होल्ट मैकेनिज। ये जो शख्स हैं उन्हीं के द्वारा ये किया गया इंट्रोड्यूस। अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन। जो इसमें थे, इसमें जमींदार से ये सब का मतलब हट गया, कोई इसमें काम नहीं था। इसमें था कि जो विलेज का हेड में था, जो सरपंच था, उन्हीं को पूरे विलेज से कलेक्ट करना था टैक्स एंड नॉट जमींदार। वहाँ जमींदार को सारा चीज़ हटा दिया गया। इसमें था मेन कि विलेज हेडमैन जो सरपंच थे या मुखिया थे उन्हीं को सब करना था। द इंटायर विलेज वाज कन्वर्टेड इनटू वन बिगर यूनिट कॉल्ड महल। महलवारी सिस्टम, इसका महल से ये वर्ड बना क्योंकि एक महल टाइप का हो गया एक गाँव, उसी में से एक फिक्स्ड अमाउंट लेना था। एंड was treated as one unit for the payment of land revenue। तो एक यूनिट बन गया लैंड रेवेन्यू का। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ रेवेन्यू पॉलिसी। क्या इम्पैक्ट पड़ा रेवेन्यू पॉलिसी? बाय ऑल रेवेन्यू पॉलिसीज इंक्रीज इन मनी लेंडिंग। द लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस अ मार्केट इकोनॉमी विथ कैश पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। जितना भी रेवेन्यू पॉलिसी, उससे क्या हुआ था, उधार लेना बढ़ गया। द लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस अ मार्केट इकॉनमी। वो लैंड सेटलमेंट से क्या हुआ ना कि उधार लेना पूरे मार्केट में यही फैल गया कि उधार लेना। दिस लेड टू इंक्रीज द मनी लेंडिंग एक्टिविटीज विच पुट इंडियन पीजेंट अंडर डेब्ट। तो इससे क्या होगा ना कि उधार बढ़ते जाएगा तो वो लोग चुका नहीं पा रहे थे। विच वेयर एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लेंडर। वो लोग मनी लेंडर से ले रहे थे उधार, फिर वो चुका नहीं पा रहे थे। द लैंड टेंडेंट सिस्टम लेड टू इंक्रीज इन सोशल इनइक्वालिटीज। मतलब कोई चुका पा रहा था तो उन लोग के पास मिल जाता था उनका ज़मीन, नहीं तो उनका ज़मीन हड़प लिया जाता और इससे सोशल इक्वालिटी नहीं हो पा रहा था पूरा समाज। नेक्स्ट है फार्मिंग ऑफ कैश क्रॉप्स। जो कैश क्रॉप्स का मतलब वो चीज़ होता है कि जो अगर हम लोग जो चीज़ हम लोग उगाएं और तुरंत बिके, जैसे कि राइस और व्हीट अगर हम लोग उगाते हैं तो उसका बहुत उसमें समय लगेगा और उसको हम लोग जाएंगे मार्केट में तब बेचें, क्योंकि उसका डिमांड है ज़्यादा बट उसका सप्लाई भी उतना है। कैश क्रॉप्स होता है कि हम लोग जो तुरंत बेच सकें, जो तुरंत उगाया तुरंत बेचा तुरंत पैसा हाथ में आ गया। कैश क्रॉप फार्मिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स टू बी सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट। मतलब ये एक ऐसा तरह का होता है जो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उगाया जाए, जो तुरंत बिक गया। कैश क्रॉप रन बी गेम आउट फ्रॉम ग्रेन्स टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड दे आर ग्रोइंग फ्रॉम द पर्पज ऑफ मेकिंग मनी। ये कैश क्रॉप्स रन
इसमें ग्रेन्स भी रहता है, फ्रूट्स भी रहता है, वेजिटेबल सारे तरह का रहता है। इसके मैंने कैबेज उगा दिया, मैंने ब्रोकली उगा दिया, या मैंने कोई फ्रूट उगा दिया, एप्पल उगा दिया, तो वो तुरंत बिकता है। तो इससे तुरंत मेरा प्रॉफिट बन रहा है। कैश क्रॉप्स कैन बी कंज्यूम डायरेक्टली और प्रोसीड इनटू अदर प्रोडक्ट्स सच एज शुगर एंड बायोफ्यूल। मतलब ये मिला और इसको फैक्ट्री में भेज दिए। एक तरह ऐसा भी होता है कि हम लोग लिए फिर फैक्ट्री को भेज दिए, उस शुगर या जो भी उसको मिक्स करके उस मैं कॉटन उगाया और उसको बेच दिया। तो उन लोग क्या किया, कुछ बना के फिर बेचे। ये फिर मेरा नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फॉर इंडिगो। डिमांड इंडिगो की बहुत उस समय बढ़ रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स उसमें फोर्स कर रहे थे। यूरोपियन मार्केट में दूसरा चलता था, वो लो क्वालिटी का था, तो वहाँ बैन भी कर दिया गया, लेकिन फिर उन लोग को लाना पड़ा क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया था। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिगो प्लांट और इंडिगो फैक्ट्री है, इंडिगो प्लांट। द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में इसका डिमांड बहुत बढ़ गया था। ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटेन में बहुत बढ़ गया था क्योंकि वहाँ कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, करना था, विच इन टर्न क्रिएटेड एन इनोरमस डिमांड फॉर द क्लोथ डाई। तो उससे डिमांड बहुत बढ़ गया ना क्लोथ डाइज का, कपड़ा बनाने के लिए जो डाई यूज होता है ना उसके लिए। इंडिगो था क्या, इंडिगो बेसिकली नील को कहते हैं, नील की खेती वो लोग करवाना चाह रहे थे। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश कमर्शियल कल्टिवेशन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिगो इन बंगाल। वो लोग बंगाल में कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन के लिए वहाँ लोग हब खोले, बहुत चीज़ किए, बट उससे एक तरह से नुकसान ही हो रहा था। उन लोग ने 1777 और 1788 में बंगाल में मेन जो खोला था, कुछ ब्रांच खोला था। फिर हम लोग का इंडिगो कल्टिवेशन था कि जो नील की जो खेती करना था ना उसको, उसमें दो आप लोगों का मेन टाइप था। एक नीच कल्टिवेशन था विच इन द सिस्टम ऑफ, एंड सेकेंड था ज्योति सिस्टम। इसमें क्या था ना, नीच सिस्टम के बारे में बताता हूँ। विथ इन द सिस्टम ऑफ नीच कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट द डायरेक्टली कंट्रोल। मतलब नीच कल्टिवेशन में था प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल। वो डायरेक्ट कंट्रोल करता है, फार्मर्स ही कंट्रोल करता है, कोई नहीं कर रहे थे। ही हैड ब्रॉट द लैंड और रेंटेड इन फ्रॉम अदर जमींदार एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हाइड लेबर्स। मतलब वो रेंट पे ज़मींदार से लिया है या प्रोड्यूस कर रहा है कुछ लेबर्स को बुलाकर, कोई दिक्कत नहीं, वही मालिक रहेगा। फिर था प्रॉब्लम क्या हो रहा था, उसके साथ प्रॉब्लम भी हो रहा था। फिर इस पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जो न्यू सिस्टम के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। जो लैंड, उसमें 3 प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा था ना, एक लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा था कि ज़मीन के द्वारा दिस कल्टिवेशन नीडेड फर्टाइल एंड बिग लैंड। उसमें क्या हो रहा था ना कि नील की खेती में बहुत जो उगाव खेती होता है और बड़ा सा लैंड चाहिए, तो छोटा से होता नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है ना कि जैसे इसमें बहुत बड़ा बड़ा लैंड चाहिए था, और क्या होता है कि अगर आप एक बार नील की खेती कर लेते ना तो वो फर्टाइल नहीं रहता, बहुत जल्दी अनफर्टाइल हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। सेकंड थिंग था लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम। उसमें एक बहुत बड़े अगर खेत में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आदमी की ज़रूरत पड़ती है, और जब नील की खेती होती है उसी समय राइस की कटिंग होती है। तो अगर आदमी तो राइस कल्टीवेशन में बिजी थे लेबर, तो वो नील की खेती में कैसे मदद करेंगे। फार्मिंग एड से होता है कि जैसे कि जो भी हमको उसमें काटने में, कल्टीवेशन में जो भी यूज होता है या फिर करने में मेरे को प्रोसेस जो यूज होता है, जैसे कि बैलगाड़ी यूज होता है, प्लो यूज होता है, वही सब इंडिगो तो वो क्या हो रहा था ना कि उसमें बहुत बड़ा बड़ा चाहिए, मतलब जो राइस की फील्ड होता है ना उससे डबल चाहिए था प्लॉज, ब्लॉक्स। क्या हो रहा था ना कि उतना बड़ा प्लान में तो इजीली अवेलेबल नहीं था, और अगर अवेलेबल भी हो जा रहा था ना तो मैनेजेबल नहीं था क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर हम लोग का नेक्स्ट सिस्टम में इसी का इंडिगो कल्टिवेशन का नेक्स्ट सिस्टम था र्योति सिस्टम। र्योति सिस्टम वाज अ सिस्टम इन विच कल्टिवेटर्स ऑफ र्योति वेयर फोर्स्ड टू साइन एन एग्रीमेंट। एक सिस्टम था जिसमें आदमियों को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा जाता था, सट्टा कहा जाता है हम लोग की इधर लैंग्वेज में, एंड वेर गिवन अ लोन एट चीपर इंटरेस्ट रेट टू ग्रो इंडिगो। उन लोग को लोन दिया जाता था कि आप उगाइए। उन लोग का तो क्या हो रहा था कि फर्टाइल लैंड था ना, इनफर्टाइल हो जा रहा था, तब भी उन लोग को एक सट्टा दिया जाता है कि आप सट्टा दे दिया जा रहा था कि आप 100 किलो उगा दीजिए या ऐसा ही कुछ,
उगा दी है। बस यही हो रखा है। फिर नेक्स्ट था ना, तो इसका क्या था ना कि इसमें डिसएडवांटेजेस भी था। डिसएडवांटेज था क्या ना कि अगर अगर मैंने किसी ने लोन ले लिया बैंक से या किसी आदमी से, ज़मींदार से, वो लोग दे नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका तो ज़मीन इनफर्टाइल हो जा रहा था नेक्स्ट टाइम में, तो फिर वो उगाएंगे कैसे। और उसमें बहुत सारे फिर दे नहीं पाते, उसमें उनका बेटा पोता ये बहुत सब सारी पीढ़ी ना कर्ज पे डूबते जा रहे थे। और अभी भी सुन रहे होंगे आप लोग कि सुसाइड होता है इसी कारण होता है कि बैक नहीं कर पा रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं, चुका पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है ना द रिवॉल्ट। उसके बाद रिवॉल्ट बहुत सारे हुए इसके चलते। देखिए यहाँ पे मैप में शो हो रहा है कि 1859 से 1862 तक जो जहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था। द इंडिगो रिवेलियन नील विरो took place in Bengal 1859-60 and was revolted by the farmer against British planters who had forced them to grow indigo under terms that were greatly unfavorable। मतलब जो लोग बंगाल में जो हो रहा था ना, इंडिगो का फैक्ट्री बैठाया जा रहा था, तो जो लोग क्या हो रहा था कि एक दो बार तो उन लोगों ने उगा दिया, अब उनका इनफर्टाइल हो गया, फिर तब भी उन लोग को फोर्स कर रहे थे ब्रिटिशर कि आप उगाओ। तो उन लोग के उस सब के फेवर में नहीं थे और उन लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उसके चलते कम हुआ, जो उगना कम हुआ, तो इसके चलते डिमांड भी बढ़ गया, क्योंकि कोई चीज़ का सप्लाई कम होता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है हम लोग का द ब्लू रेबिलियन और इंडिगो रिवोल्ट। जो नील का रिवोल्ट होता है ना, वो हुआ था इस समय। इट स्टार्टेड इन मार्च 1859 इन बंगाल। बंगाल में ही ज़्यादा हुआ था क्योंकि बंगाली में ज़्यादातर सारे उगे थे, ज़्यादा उगाने के लिए फैक्ट्री बैठाए गए थे ये सब। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एंड अटैक द इंडिगो इंडस्ट्रीज एंड रिफ्यूज टू पे रेंट टू इंडिगो प्लांटर्स। 1859 में बंगाल में स्टार्ट हुआ था। हजारों सैकड़ों फार्मर्स ने मना कर दिया कि हम लोग उगाएंगे नहीं, और अटैक किया इंडिगो इंडस्ट्रीज़ पर और रेंट देने की से मना कर दिया। एज अ प्लांटर्स प्रोमोट द डिमांड इन ब्रिटेन। उन लोग ब्रिटिशर्स बोलते थे कि ब्रिटेन में इसका बहुत डिमांड था, इसीलिए वो यहाँ उगाते थे इंडिगो इन लाइव फूड क्रॉप्स एंड मिस्ट्रेड द फार्मर्स टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। फार्मर्स क्या चाहते थे ना कि हम लोग फूड क्रॉप्स उगाएं और अपना प्रॉफिट बनाएं, क्योंकि इससे तो हम लोग का लैंड इनफर्टाइल हो रहा था। अब जो लास्ट हम लोग का जो टॉपिक है, कंसिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट। क्या कंसिक्वेंस आया हम लोग का रिवॉल्ट का। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लेड टू द मेनी मेजर चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए 1857 के रिवॉल्ट के बाद गवर्नमेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। फॉलोइंग आर द मेजर कंसिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो मेन चेंज आया, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इंडेड। जो पॉलिसी था ना, उनका एक्सपेंस कर रहे थे, एनेक्स कर रहे थे बहुत चीज़, तो वो बंद हो गया। ब्रिटिश प्रोमिस टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ द नेटिव प्रिंसेस। जो उन लोग छीन रहे थे बहुत सारे राजाओं के हक, तो वो उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि उन लोग चुकाएंगे। तो यही था इस चैप्टर में, इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं था। अगर आपको ये पीपीटी अगर चाहिए होगा तो आप मेरे को मैसेज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूँगा। और तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।